दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HVR टॉक्स। तो आज हम अपना पहला वीडियो शूट करने वाले हैं जिसका टॉपिक है एंजाइटी और डिप्रेशन। उसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट आई है, रिया ओझा नाम है इनका। तो रिया कैसे हो? ठीक। तो रिया, जैसा कि हमने डिसाइड किया कि हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन को लेके, तो सबसे पहले आते हैं कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी बोल सकते हैं कि एक हमारे बॉडी के अंदर अलार्म सिस्टम होता है ओके। जो हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी डेंजर रहता है तो हमको सेंस आउट कर देता है। तो नॉर्मली एंजाइटी होना, यू कैन नॉट से कि वो कोई डिसऑर्डर है, वो आपके डे टू डे लाइफ को हैम्पर करेगा। बट आपको जब आपके एनवायरनमेंट में कोई भी डेंजर नहीं है, कोई भी अनयूजुअल हैपनिंग नहीं है, बट फिर भी आप बॉडी में शिवरिंग महसूस कर रहे हो, कांस्टेंट फिजिटिंग कर रहे हो, या तो फिर आपके बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, देन येस दैट्स अ सिम्टम ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके। तो डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन में आप यूजुअली आपका टोटल विड्रॉल हो जाता है, मतलब आप आइसोलेशन प्रेफर करते हो, अकेले रहना पसंद करते हो, आपका सोशल कॉन्टैक्ट्स कम हो जाता है। Okay. आपको जो एक्टिविटी एक टाइम पे बहुत पसंद थी करना, आपका इंटरेस्ट उसमें से कम्प्लीटली हट जाता है। ओके। तो रिया, सैडनेस और डिप्रेशन दो अलग चीज़ है या सेम है? यस, दोनों बहुत अलग चीज़ है। सो नाउ ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ मीडिया, अगर हमारे लाइफ में थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस होती है जो हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो हम यूज़ करते हैं टर्म कि आई एम फीलिंग वेरी मच डिप्रेस्ड। Okay. बट सैडनेस हर किसी के लाइफ में होती है और उसकी इंटेंसिटी अगर वो एक हफ्ते या 5-7 दिन के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई हैपनिंग चीज़ हो रही है तो आप खुशी भी महसूस कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट डिप्रेशन, यू आर सैड और यू आर इन अ डिस्फोरिक स्टेज। बट डिप्रेशन में आपको वो खुशी महसूस ही नहीं होती है। ओके। सो जैसे कि रिया, आप एक साइकोलॉजिस्ट हो, तो बहुत एक मिथ है कि साइकोलॉजिस्ट माइंड रीड कर सकते हैं, तो ये मिथ सही है? नहीं नहीं, ये कम्प्लीटली मिथ ही है। सी वी कैन नॉट से कि कोई भी मेडिकल साइंस ये चीज़ को प्रूव करती है कि माइंड रीड कर सकते हो। येस, जब हम पेशेंट्स के सामने बैठते हैं तो उनके नॉन वर्बल क्यूज से और बॉडी जेस्चर्स से, पॉस्चर्स से, आई कॉन्टैक्ट से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अलाइन कर रहा है या नहीं। बट नो, देयर इज़ नॉट समथिंग एनीथिंग लाइक माइंड रीडिंग। ओके रिया, अगर कोई बुक या मूवी आपको रेफर करनी हो कि किसी को अगर देखना हो, कोई एंजाइटी या डिप्रेशन ऐसे कुछ से सफ़र कर रहा है, तो आप कौन सी बुक या मूवी रेफर करोगे? So as good as it gets, it's Oscar nominated movie for OCD, but उसमें अगर आपको he has in the main character has in OCD, but वो anxious कैसे feel करता है जब उसके environment में थोड़ी भी changes आती है, तो उसका बहुत अच्छा depiction है। and the book तो जिसमें आप कि how the environment can manipulate you towards feeling certain things, तो उसमें आप the silent patient read कर सकते हो। ओके। तो एक साइकोलॉजिस्ट मैनिपुलेट अच्छा कर सकता है? नो, मैन्युपुलेशन तो वाई वुड वी मैन्युपुलेट एनीवन, राइट? तो वी सर्टेन टाइम्स पेशेंट कम टू अस विद सर्टेन मैन्युपुलेशन या समथिंग जो वो चीज़ फेस कर रहे होते हैं, वी टेंड टू हेल्प देम आउट विद दैट बट नॉट डूइंग मैन्युपुलेशन। ओके। तो रिया, जैसे कि अभी आपने बहुत सारे केसेस किए होंगे, तो सबसे ज़्यादा मेन केस जो आपके पास आता है वो किसका होता है? ब्रेकअप, रिलेशनशिप, या फिर दोस्ती की वजह से, फैमिली की वजह से? किस टाइप के केसेस आपको ज़्यादा देखने मिलते हैं? सो रिसेंटली तो आई एम वर्किंग इन अ चाइल्डहुड सेटिंग, तो Okay. जो मुझे आ रहे हैं वो यूजुअली फैमिली सेटिंग्स के होते हैं और एंशियस बिहेवियर के होते हैं, कुछ होते हैं ADHD वगैरह के। सो हर केस की इंटेंसिटी और डिसऑर्डर सब डिफर करता है। ये ADHD क्या है? आपने अभी एक टर्म बोला ADHD, तो उसका सो मतलब क्या है? ADHD इज़ अ डिसऑर्डर जो बच्चों में डायग्नोस किया जाता है। वो यूजुअली हमें 30 मंथ्स जब बच्चा होता है, 30 महीने का, तब से हमें वो दिखने लगता है। बच्चा इसमें हाइपर होता है या उसको इकोलेलिया होता है जिसमें वो आपके वर्ड्स रिपीट करता है, ऐसा। ओके। तो रिया, जैसे कि एंजाइटी में बहुत लोग की बॉडी सिवर करती है और डिप्रेशन में सैड हो जाते हैं, और कुछ लोग को दोनों होता है, तो ये कैसे बॉडी कोऑर्डिनेट करती है वो टाइम पे? बॉडी और माइंड का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन है, इसको हम डुअलिज्म भी कहते हैं अगर हम फिलोसॉफी में पढ़ें। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि कोई भी डिसऑर्डर ये गारंटी नहीं होती है कि वो सिंगल होगा, वो आपको कोमॉर्बिडिटी होती है, मतलब एक डिसऑर्डर के साथ आपको दूसरे डिसऑर्डर्स के भी सिम्टम महसूस होते हैं। सो इसकी वजह से अगर आप डिप्रेस्ड हो, इवन दो यू विल फील द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। ओके। तो रिया, जैसे कि आपने इतने सारे केसेस वगैरह देखे, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो ऐसा कोई केस है जो आपके बहुत दिल के करीब हो, जिसमें आपको ऐसा बहुत अटैच हो गए वो केस से? तो यस,
इसको हम ट्रांसफरेंस बोलते हैं या काउंटर ट्रांसफरेंस बोलते हैं। दोनों टर्म का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेंस वो होता है जब मतलब एज मी एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे मेरे क्लाइंट की तरफ सिंपैथी एम्पैथी से बहुत ज़्यादा मैं उसकी बातों में जा रही हूँ, एंड काउंटर ट्रांसफरेंस वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा, ओके। तो आप Yes. So case तो I cannot disclose that much, Okay. but yes, like I said, I'm working in a childhood setting. So there was a girl who was her parents are basically divorced and she is not having a healthy family relationship. काफ़ी abusive behavior है. So that child cried like 30 minutes in front of me. So yes, that was a case where I felt totally helpless because she didn't wanted me to talk to her dad basically. So yeah, but we find out certain ways to help her out. और ऐसा कोई एकदम सेंसिटिव केस हो जिसमें आप कुछ कर नहीं पाए हो और आपके पास केस आया हो, ऐसा कोई केस आया है आपके पास? सेंसिटिव केस की डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते, येस, बट आता है। ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं सकते हैं, देर आर सी ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिस्ट सिंगल हैंडेड काम करते हैं। देर आर इवन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड तो वहाँ पे जुवेनाइल सेटिंग्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं। सो मैनी थिंग्स वर्क इन पैरेलल टू प्रोवाइड द सपोर्ट। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है कि एक इन्वायरमेंट, एक बच्चे का इन्वायरमेंट या एक अडल्ट का इन्वायरमेंट कितना हेल्प करता है टू बी इन एंजाइटी और टू बी आउट इन एंजाइटी? ऑलमोस्ट 98% एनवायरनमेंट का असर पड़ता है। Okay. सो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। वो टर्म ऐसा होता है कि अगर सपोज आप एक पर्सन है जिसके जेनेटिक्स में सिम्टम्स है, यू कैन से जीन्स है एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी चीज़ के भी, कोई भी मेंटल बीमारी या फिजिकल बीमारी के, Okay. लेकिन आपका एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है बट आपका यू कैन से फैमिली बैकग्राउंड या इतना सपोर्टिव है तो आपको वो बीमारी नहीं होगी। एंड इवन इफ आप में वो सिम्टम्स नहीं है या जीन्स नहीं है, बट अगर आपका एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल है, पेरेंट्स या यू कैन से whoever you have in your life are not that much supportive, so you have 98% chances of getting those disorders. ओके, इफ माय पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और डिप्रेशन तो ये मुझे होने के भी चांसेस है या ऐसा कुछ नॉट होता है? पर्टिकुलरली क्योंकि लेट्स से कि अगर आप प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर फीलिंग लाइक स्ट्रेस तो आप अर्ली स्टेजेस में ही कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, थेरेपी सीक आउट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू विल हैव दिस। ओके, सो इफ़ अगर मेरे को एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो मैं डायग्नोज कैसे कर पाऊँ खुद को कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी या डिप्रेशन? सो सेल्फ डायग्नोसिस तो आई वोंट से कि एनीवन शुड डू सेल्फ डायग्नोसिस बिकॉज वी हैव एन नंबर्स ऑफ साइट्स अवेलेबल एंड AIs जो हमको बताते हैं। सी आई हैव अ चाइल्ड हु केम टू मी एंड सेड कि आई हैव ADHD का सिम्टम्स, एंड व्हेन आई जस्ट टुक माई DSM एंड चेक थ्रू तो कोई भी सिम्टम्स नहीं था। What is DSM? DSM is a book like diagnostic statistical criteria of mental disorder, Okay. जो एज अ मेंटल प्रोफेशनल DSM या ICD यूज़ करके कोई भी सिम्टम्स का पता लगाता है। ओके, तो रिया जैसे कि आपने कहा कि सेल्फ डायग्नोसिस ना करिए, लेकिन अब मुझे सैडनेस है या फिर मेरे को कोई चीज़ का बोल सकते हो ओवर थिंक कर रहा हूँ मैं, तो इस चीज़ में भी अगर मैं जाऊँ तो क्या वो सही है या फिर मुझे खुद से ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ? आप देखो, अगर आप कंटिन्यूसली सैड या ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो वी ऑलवेज हैव सम लव वन अराउंड अस जिससे हम शेयर कर सकते हैं अपनी बातें। अदर देन दैट हम हेल्थी रूटीन फॉलो करें और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस अगर हम देखें तो वो भी हमको हेल्प कर सकती है। केयरफुल ब्रीथिंग टेक्निक्स, टेकिंग अ हेल्थी मील, वॉक, ये सब हेल्प कर सकता है। ओके, तो हाउ मच सोशल मीडिया इंक्लूड इन आर एंजाइटी और डिप्रेशन? तो सोशल मीडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है इन टुडेज टाइम जिससे एंजाइटी डिप्रेशन के रेट्स आर एट पीक, क्योंकि बच्चों को हो रहा है और 12-13 ईयर्स, तो सोशल मीडिया क्या एक पार्ट है उसका कि उससे हो रहा है या फिर वो नहीं है? क्योंकि मेनली रील्स वगैरह जो भी है, जो वीडियोस है, अगर आप देखोगे तो देर आर लाइक मल्टीपल सैड वीडियोस जिस पे मल्टीपल मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, तो क्या वो भी एक चीज़ है जिससे साइड कोई बच्चा जिसको एंजाइटी नहीं हो रही है, उसकी एंजाइटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है तो वो ट्रिगर हो जाती है या ऐसा कुछ? सी ऐसा तो कभी होता नहीं है कि कोई चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। देयर इज़ 2 and 4th प्रोसेस कि वो चलता रहता है। सी इवन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप तो ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो गया, आप मूव ऑन हो गए हो तो आप वो पर्टिकुलर पर्सन को याद नहीं करोगे। मेमोरी इज़ ऑलवेज हिट डाउन, राइट? So in a same way, yes, social media have we can say contribution in this. Also the one you said about reels, the algorithm. Suppose if I'm feeling low और मैंने कोई reel like कर दिया और interested show कर दिया तो I will get the algorithm and फिर yes वो increase करता है।
प्रिया, जैसे कि आपका जो पहला केस आया था, उस केस का एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने इंटर्नशिप वगैरह चालू की थी? तो आप थोड़ा वो एक्सपीरियंस बता सकते हो कि हाउ डिड यू फील वगैरह? सो जब मैं इंटर्नशिप में थी एंड तब हम ऑब्जर्वेशनशिप में जाते थे, मतलब हमारे साथ एक हेड साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता था एंड वी यूज टू ऑब्जर्व बोथ साइकोलॉजिस्ट एंड द क्लाइंट. सो द केस वॉज अबाउट अ डाइवोर्स एंड द lady was in a healthy relationship for 7.5 years and then उनके शादी में अचानक से abusive रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, फिजिकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़, वायलेंस, हर प्रकार के. एंड शी वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स बैंगलोर में वो रहते थे. एंड उसके पहले उनको कोई भी डिप्रेसिव या एनजाइटी के सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे, बट आफ्टर दैट शी स्टार्टेड सेल्फ हार्मिंग. वो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर में आए एंड देयर वाज सो मच सेल्फ डाउट इन हर कि शी यूज्ड टू क्वेश्चन कि वाई ओनली आई एम. सो इनफिडेलिटी का भी केस था, तो इट वॉज लाइक कि क्या मुझ में कोई कमी है. सो वो नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं, वाई ओनली टू मी एंड एवरीथिंग, इतना हो गया था कि शी फॉर डे शी जस्ट यूज टू स्टे इन हर रूम. और उनके स्टार्टिंग के जो सेशंस थे वो भी ऑनलाइन होते थे बिकॉज शी वॉज नॉट ओके टू कम आउट. बट फिर मैम ने उनके साथ CBT किया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पे उनके नेगेटिव इमोशंस को टारगेट किया गया. एंड वो कौन से स्कीमास से आ रहा है, जो हमारे ब्रेन में डिफरेंट स्कीमास होते हैं, कौन से स्कीमास से आ रहा है उसको टारगेट करके देन शी इज़ नाउ फाइन. ओके, तो रिया, जैसे कि एक कोई पेशेंट आपके पास आता है, तो आपको पता है कि वो क्या क्या फील कर रहा है, उसकी हिस्ट्री वगैरह आप लोग लेते रहोगे. तो हाउ डिड यू स्टार्ट विद योर थेरेपी, या हाउ डिड यू स्टार्ट उनकी ट्रीटमेंट एंड ऑल? ओके, सो केस हिस्ट्री के बाद जब हमारे में एक डिपार्टमेंट आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, जो उनकी प्रेजेंट कंप्लेंट्स है. सपोज आपके 5 कंप्लेंट्स हैं, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, टाइम मैनेजमेंट है, ओके, और ऐसे 4-5 हैं. तो फर्स्ट हम उनसे पूछते हैं कि शाल इज़ एनी प्रेफरेंस दैट यू वांट टू गिव अस. मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ कि जिससे हमें पहले स्टार्ट करना चाहिए. एंड लेट्स से कि आपने बोला आई वांट टू फोकस ऑन माय रिलेशनशिप इश्यूज़ फर्स्ट. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज़, फिर उसमें आपके पास ट्रॉमास निकलेंगे, आपके पास इफ़ रिलेशनशिप्स हैं वो निकलेंगे, एंड द ट्रीटमेंट स्टार्ट्स. ओके, तो रिया, जैसे कि ये ट्रीटमेंट वगैरह बहुत लंबे चलते हैं, लंबे टाइम के लिए, तो ये ऐसा हर पर्सन का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, या एक ऐसे फिक्स है कि ये पेशेंट इतने ट्रीटमेंट में सही हो जाएगा? नहीं, कोई ऐसा कुछ फिक्स सेशंस नहीं है. यूजुअली 10 to 12 सेशन सफाइस करते हैं किसी भी डिसऑर्डर के लिए. आई एम नॉट सेइंग कि इफ़ वो आपको सालों से है तो लाइक इफ़ यू आर फेसिंग सम सिम्टम्स तो वो सफाइस करते हैं. बट ऐसा नहीं है कि आप 12 सेशंस आपने अटेंड कर लिया तो उसके बाद आपको वो फीलिंग्स नहीं आएंगी. बट आपको वैसी कोपिंग स्ट्रेटेजीज़ दी जाती है कि आप उससे खुद डील कर सको, और फिर आपको हेल्पलाइन नंबर्स, हेल्पिंग किट्स से प्रोवाइड किया जाता है. ओके, तो रिया, आपने कहाँ लाइक कौन कौन सी जगह पे जाके थेरेपी किया है आपने? लाइक जैसे मेंटल असाइलम होते हैं, हाँ. उसके बाद जो बच्चे होते हैं उनका, अडल्ट का, तो मेनली आप कौन कौन सी जगह पे गए हो? ओके, सो मैं इंडिविजुअली भी थेरेपी लेती हूँ. अदर दैन दैट मेरी फर्स्ट थेरेपी ट्रेनिंग जो एज एन थेरेपी स्टार्ट हुई थी वो कॉलेज से ही थी, अंडर द ऑब्जर्वेशनशिप. फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप किया है एम्पावर में. उसके बाद अंकुर, वो बच्चों के लिए है. एंड फिर विजिट्स किया है मैंने थाने मेंटल हॉस्पिटल, डेविड ससून. थाने मेंटल हॉस्पिटल में यूजुअली थेरेपीज काम नहीं करती है, वहाँ पे शॉक थेरेपीज़ होती हैं एंड प्रॉपर मेडिकल दवाइयाँ चलती हैं. ओके, तो मेंटल असाइलम जब आप गए थे थाने में, तो जाते ही आपको क्या लगा? लाइक हाउ वाज द टोटल experience of a mental asylum? It was way too much overwhelming. That was my first visit to a Thane mental hospital. Okay. And seeing people who are behind the bars, like एक रूम में कम से कम 30 से 35 औरतें रह रही हैं, आदमी रह रहे हैं, both male and female वार्ड अलग अलग है. And seeing them उस तरीके से, तो इट वॉज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे कभी आइडिया नहीं था कि दैट्स हाउ वॉट मेंटल हॉस्पिटल लुक लाइक. बट केयर गिविंग वहाँ की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, शॉक थेरेपीज़ पे ध्यान रखा जाता है. एंड इनफैक्ट मैंने एक चीज़ जो नोटिस की, क्योंकि पेशेंट्स दवाइयाँ थूक देते हैं तो डॉक्टर नर्सेज स्टैंड बाय करते हैं, दे सी कि आपने दवाई खाई है, एंड देन फिर उनको छोड़ते हैं.
एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट थाने मेंटल हॉस्पिटल कि उन्होंने अभी ऑक्यूपेशन थेरेपी भी स्टार्ट की हुई है. फॉर एग्जांपल ओटीज़ ऐसे काम करते हैं कि अगर मेरे पास एक्यूट वार्ड में कोई पेशेंट है जो नॉर्मल है, तो मैं उसको रिक्रिएशनल के लिए हैंडलूम एक्टिविटीज़ सिखाऊंगी, स्टिचिंग सिखाऊंगी, ऐसा कुछ सिखाऊंगी, और फिर उसका एग्जीबिशन लगता है. ओके, तो रिया जैसे कि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि मेंटल हॉस्पिटल में जाते ही लोग कूद जाते हैं, लोग चिल्लाने लगते हैं, तो ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया था? शॉक थेरेपीज़ के टाइम पे ऐसा होता है कि लोग चिल्लाते हैं थोड़ा बहुत, बट अगेन टू कीप इन माइंड वो उनके न्यूरोट्रांसमीटर्स को अवेकनिंग करने के लिए होता है. और इनिशियली वैसा अभी देखो, अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को लेके आ रहे हो जो एक फैमिली बैकग्राउंड में था ड्यू टू द कंसर्न्स दैट दे आर फेसिंग, और फिर वहाँ पे आ रहे हैं जहाँ पे उनको कोई इंडिविजुअल नहीं दिख रहा है जो उनको नर्चर करे या कुछ भी, तो थोड़ा बहुत वैसे होता है, बट एनीवेज पेशेंट्स कर लेते हैं, डील कर लेते हैं. ओके, तो रिया जैसे कि मेंटल असाइलेंट और जो बच्चे जो मेनली जो खून वगैरह करते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, तो लोगों की वो बच्चों को तो हम लाइक एनवायरनमेंट की वजह से वो सब होता होगा. तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि जो बच्चे उनको ये सब करवाया जाता है या वो एनवायरनमेंट देख के वो सीखते हैं या ऐसा कुछ? तो फर्स्ट थिंग कि हमारे पास जुवेनाइल डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक डोंगरी में है, जहाँ पे इन हाउस कोर्ट चलता है एंड एवरीथिंग. तो उनको थाने मेंटल हॉस्पिटल या कोई भी ऐसी जगहों पे नहीं रखा जाता है, उनके लिए प्रॉपर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होती है, वहाँ पे उनको रखा जाता है. सेकेंड थिंग इज़ कि एनवायरनमेंट, एंड अगेन वी सॉ अ वीडियो जहाँ पे वो बच्चे ने कोई क्राइम कमिट किया था, क्योंकि उसको वो चीज़ की ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबिलिटी थी. तो ड्यू टू दैट द पर्सन कमिटेड सर्टेन क्राइम विच वॉज अ हीनियस क्राइम, और वहाँ पे उसको रखा गया था. बट येस, आई फील लाइक कि एनवायरनमेंट और डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जांपल अभी आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, एंड बेसिक ह्यूमन नीड्स तो सबको पूरी करनी है, ठीक है. और आपको अगर 500 का नोट दिख रहा है तो आप पहले अपनी भूख मिटाने की कोशिश करोगे, ना कि मेरा एक राइट बनता है मैं जाके पुलिस को दूँ. सो येस, जो हमारी नीड्स पूरी नहीं होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ों में पढ़ते हैं. ओके, तो जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और जो लैक ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि बहुत लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो ये सब का कोई रोल होता है एंजाइटी और डिप्रेशन में? हाँ, जेनेटिक्स का तो मैंने आपको बताया कि येस, जेनेटिक्स प्ले अ रोल. हेल्दी फूड भी आपको हेल्प करता है इफ़ आप प्रॉपर वाइटामिन्स, कैल्शियम्स ले रहे हो, अपना B12 और ये सब को मेंटेन कर रहे हो, तो आपका बॉडी इन ऑल उसको वी कैन से कि हैज़ अ कैपेबिलिटी इवन टू डील विथ अ फिजिकल सिम्टम्स दैट यू विल फेस. उस सब से तो आपको बचा सकता है. फॉर एग्जांपल आपको चक्कर आ जा रहा है बार बार, तो अगर आप प्रॉपर फ्रूट्स, वेजिटेबल ले रहे हो, तो वो सब चीज़ से तो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है. एंड फ्रेंड सर्कल्स या कोई भी ऐसा तो होना ही चाहिए जिससे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट कर सकें. ओके, तो रिया जैसे कि बहुत बार होता है कि जो हमको कोई प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, हम उससे अटैच हो जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ हुआ है? क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपने बहुत लोग की हेल्प की होगी, बहुत लोग को बाहर निकाला होगा एंजाइटी से, डिप्रेशन से, तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपके लिए ऐसा पागल हो गया या फिर कोई आपको ऐसा प्रपोज वगैरह कर दिया और आपने मना कर दिया, तो उसको फिर एंजाइटी वगैरह ऐसा कुछ आया हो? सो येस, अट्रैक्शन और होता है टूवर्ड्स एंड में होता है, बिकॉज वी टेंड टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड प्रोवाइड देम द कंफर्ट जो उनको यूजुअली बाहर के एनवायरनमेंट में नहीं मिल रहा है. तो येस, वो अट्रैक्ट होते हैं, बट देन वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हमारा जो भी बॉन्ड था वो प्रोफेशनल बॉन्ड था, एंड आफ्टर दैट वी कैन नॉट हैव एनी पर्सनल कनेक्शन. तो ऐसा कोई केस जो आपको आया हो जिसमें एक लड़का या फिर कोई भी एक ह्यूमन आपके पीछे हो कि नहीं आई लाइक यू वगैरह, ऐसा कुछ हुआ है कि वो एकदम पीछे ही पड़ गया हो आपके कि मेरे को आपसे बात करनी है, आई लाइक लव यू, लाइक यू समथिंग? So yes, I had a case like we can say 6 months back, जहाँ पे again the case was about OCD. तो उनको OCD था, वो उनका ठीक हुआ, बेटर हुआ, and I knew as a therapist कि now he is able to take the control in his hand, और उनको ज़रूरत नहीं है थेरेपी की, but still he was insisting कि नहीं आप लो मेरा थेरेपी, I just want to meet you, I want to talk to you, if not here then we can meet outside and everything, but at the end you have to make the client understand that that's not how it's going to work. Okay, तो रिया
जैसे आपने कहा फ्रेंड सर्कल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको कभी एंजाइटी वगैरह हुई है लाइफ में, एंजाइटी या डिप्रेशन? डिप्रेशन ऐसा प्रॉपर डायग्नोसिस वाला तो कभी नहीं हुआ, बट येस वो स्टेज था, डिस्फोरिक वाला स्टेज था, जब बहुत कॉलेज के एडमिशन्स चालू थे, बहुत जगह से फॉर्म भरा था, एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे थे, एंड फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्टिव रहे बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम फील्ड, तो दे अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल क्यूज लाइक वी अंडरस्टैंड अबाउट द पेशेंट्स, सो इट वॉज ईजी टू गेट आउट ऑफ दोज थिंग्स. तो आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह बहुत अच्छा था? कोऑपरेटिव. ओके, कोऑपरेटिव. तो रिया, जैसे कि अभी इंडियन सोसाइटी में ब्लैक मैजिक बहुत है कि लोग ब्लैक मैजिक वगैरह करते थे, तो इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन तो वो शांत हो जाता है जैसा कि आपने कहा, तो उसमें लोगों को लगता है कि किसी ने उसमें ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो इस पे आपको क्या लगता है कि ये लोगों को पंडित के पास या फिर जो प्रीस्ट होते हैं उनके पास जाना चाहिए, या बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको लगता है ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है कि क्या है ये? सो नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑलमोस्ट सारी मेंटल बीमारियां हैं, पहले तो उनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है टूवर्ड्स अ ब्लैक मैजिक या समथिंग. क्योंकि जब हमने केस हिस्ट्री ली थी, जब हम हमारे मास्टर्स में थे, तो उसमें भी हमें एक स्किज़ोफ्रेनिया से जो सफ़र कर रहे थे वो पेशेंट मिले थे, एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इट फ्रॉम 9 years, एंड उसमें उनको पहले पंडित के पास, वो जो तांत्रिक वगैरह होते हैं उनके पास लेके गए, एंड फिर वहाँ पे जब चीज़ें नहीं बनी तो देर वॉज पोजेशन है, ये है, वो है. सो मेंटली कम्प्लीटली आई फील लाइक ड्रेन कर दिया जाता है कि इंसान दूसरे दिशाओं में सोच ही नहीं पाए. बट आई फील लाइक कि रेदर देन विजिटिंग things which would not help you, I feel like medical professional से help लेना it's more helpful. Okay, so Riya, जैसे I am suffering from anxiety or depression, तो what things should I do and ऐसी कौन सी चीज़ें जो मेरे को avoid करनी चाहिए? ओके, सो पहले तो आपको सेल्फ ब्लेमिंग टेंडेंसीज जो होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए. एंड इफ़ यू फील लाइक कि आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ है जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वैसे फ्रेंड ग्रुप के साथ है, तो आपको कांटेक्ट कम करने की कोशिश करनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज सर्च फॉर पॉजिटिव एफर्मेशंस, या लाइफ एनहांसिंग बुक पढ़िए आप, या कोई पॉजिटिव वीडियोज़ देखिए जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रूम करे टूवर्ड्स अ हेल्थी लिविंग. थर्ड थिंग इज़ कि आप एक हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाइए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थी फूड खाइए, एंड हैव योर ओन हीलिंग किट लाइक सॉफ्ट सॉन्ग्स जो आपको पसंद हो, एंड वैसी चीज़ों के बारे में मतलब वो चीज़ें जो आप देख सकते हैं उनके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचिए. इन ऑल लीव दोज पॉजिटिव थिंग्स और मेमोरीज दैट यू हैव वंस लिव्ड. ओके, और ये एक एडवाइस जो आपको देनी हो टू अपकमिंग यूथ और पीपल जो ये सब चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या उनको लग रहा है कि उनको ये सारी चीज़ हो सकती है या है, तो आप क्या दोगे? First thing is, do not believe everything that you see on social media. It's not everything is not, you can say, truth over there. Second thing is, believe in yourself और खुद का ध्यान रखो. Third thing is, algorithms से दूर रहो, और if you feel like you are not fine, you need a help, then seek out for the help. Okay, so being basically you have to move out, you have to talk to Yes, people. you have to take the efforts for moving out of your The comfort more zone. you will be in alone, you will be more depressed or being nervous, basically. There can be a tendency Okay. that you can be more nervous. One last question, then we will end the podcast. If I am overthinking, okay, then what should I do to stop my overthinking or reduce my overthinking? So we have a technique in CBT, under CBT pros and cons का टेक्निक What होता is है वो. CBT? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक Okay. थेरेपी है, उसके अंदर टेक्निक होता है प्रोज एंड कॉन्स का. So if you are thinking about a certain situation, let's say you want to propose your girlfriend, and if you are thinking वो मुझे हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, so you have to take both the scenarios in your mind कि if yes then what, उसके pros लिखो, और अगर उसने हाँ ही बोल दिया तो उसके cons लिखो. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो उसके प्रोज लिखो और फिर कॉन्स लिखो. देन जब वो चीज़ आपके सामने रिटर्न होती है, देन यू हैव अ लॉट ऑफ क्लियरिटी अबाउट व्हाट इज़ इन योर फेवर एंड व्हाट इज़ नॉट. ओके रिया, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, Thank you. एंड आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, नीचे इनकी ईमेल आईडी रहेगी, तो किसी को भी अगर इनसे कांटेक्ट करना हो तो डू मेल इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट.
आवर वीडियो एंड डू सब्सक्राइब एंड कमेंट कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक्स.